हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजो इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससीजी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उनके लास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं और करंट ईयर के असाइनमेंट्स भी सोल्व करवाए जाते हैं और उनके ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजो इग्नू पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपको, तो आप कम टाइम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लेने वाले हैं इस वीडियो में, हमारा जून सेशन 147 के एग्जाम के। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, बेसिकली थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है CO2 मतलब कोबाल्ट डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल CO2 CO8। तो इसके हमें आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने, दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Write down the structures of all isomeric structures of CO2 CO8 by valence bond theory। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच से हमें ये फाइंड आउट करने। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है, हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है CO2 CO8। ये हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें जो ये है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे पास है कोबाल्ट, एंड ये हमारे पास यहां पे ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो ये हमारे पास है कार्बोनिल। अब यहां पे हमारे पास कोबाल्ट कितनी है, दो, तो डाई कोबाल्ट लिखते हैं, डाई कोबाल्ट, एंड 8 है तो ऑक्टा कार्बोनिल। हम जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे उनके अंदर हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनिल्स के अंदर कि मेटल के साथ अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड अटैच होता है तो उसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग वगैरह और 18 इलेक्ट्रॉन रूल वगैरह, वो सब हम पढ़ चुके थे। तो इसके अंदर हमने मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल पढ़े थे और बायोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल पढ़े थे। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हम पढ़ चुके थे, आप जाके उसको देख सकते हैं, वीडियो को हमारे आई टैब पे मिल जाएगी आपको, उससे आपको इजी होगा ये समझने में। ये बेसिकली क्या है कि बायोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का पार्ट है, ये हमने वहां पे नहीं किया था, इस क्वेश्चन में देखते हैं हम इसको। बायोन्यूक्लियर मतलब यहाँ पे जो दो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं, यहाँ पे दो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं जो कि कार्बोनिल जो लिगेंड होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर्स की हमें बात करनी है बाय वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी से हमें इसके स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, इसके अंदर दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो था हमारे पास ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ब्रिजिंग फॉर्म होती है, एंड सेकंड होता है नॉन ब्रिज्ड या अनब्रिज्ड कह सकते हैं इसको। तो ये दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं। इन दोनों ही आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट वो अनपेयर्ड नहीं रहता है, वो बॉन्ड पेयर में आ जाता है। कोबाल्ट जो मेटल होता है उनके बॉन्डिंग में आ जाता है वो, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसके अंदर दोनों ही जो स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसकी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दोनों ही डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो चलिए देखते हैं वीबीटी से, इसकी वैलेंस बॉन्ड अप्रोच से हम कैसे कर सकते हैं इसको सोल्व। तो हम देखते हैं वीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। सबसे पहले हम फ्री कोबाल्ट की बात करेंगे। फ्री कोबाल्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास, हमें पता है कोबाल्ट जो है हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल का एटम है। इसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 27 होता है, मतलब 27 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब फिल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d 20 हो चुके हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाता है ना। हमें वैलेंस शेल की बात करनी होती है, वैलेंस की बात करनी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास हो गया 3d एंड ये हमारे पास हो गया 4s। तो 4s कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसको फिल कर देते हैं। नाउ 3d 7 हमें फिल करना होता है, तो एक एक पहले सब में फिल करते हैं वो प्रिंसिपल से, देन इसमें करते हैं। ये हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए, तो ये होगा 3d 7 4s 2। तो ये जनरली हमारे पास क्या होता है, फ्री कार्बोनिल फ्री कोबाल्ट का जो एटम होता है उसके अंदर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। नाउ जब ये हमारा बॉन्डिंग में आ जाता है, जब हमारा ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाता है, तब ये कैसा होता है। तो इसमें हम फर्स्ट कोबाल्ट एटम की बात करते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट के दो एटम है, तो फर्स्ट कोबाल्ट एटम की हम अगर बात करें तो वो जब इन बॉन्डिंग में आता है किसके साथ,
CO2 CO8। जब वो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग में आता है तब उसके साथ क्या होता है, जो हमारे पास ये लिगेंड होता है, इस लिगेंड में पावर होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह सकते हैं इसको, इसमें पावर होती है कि पेयरिंग कर सकता है ये। तो जब ये पेयरिंग कर देगा तो ये वाला जो हमारे पास है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर हो जाते हैं। इसमें हम जब देखते हैं कि किस तरह से होगा, ये 5d के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये 3d है हमारे पास, इसके अंदर ये हमारे पास था, तो ये हमारा उठ के यहां जाता है, और ये वाला जो 4s वाला जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड था वो उठ के हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक ऐसे पेयरिंग हो जाती है हमारे पास जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी। नाउ जब दूसरे कोबाल्ट की हम बात करते हैं, फर्स्ट कोबाल्ट की हमने बात कर ली, तो हम सेकंड कोबाल्ट की जब हम बात करते हैं, सेकंड कोबाल्ट, इसके अंदर क्या होता है, सेकंड कोबाल्ट के अंदर भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, कोई इसके अंदर वो नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं होती, तो दोनों सेम सेम बन जाएंगे। तो ये भी हमारे पास कैसे हो जाएगा, पेयर में, ऐसे पेयरिंग में हो जाएगा। ये भी हमारे पास 3d है, एंड 4s हमारे पास खाली, एंड 4p हमारे पास आगे है। ये हमारे पास 4p है, ये 4s है, ये 4s है, ये 4p है। दोनों के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यही जो हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, यही अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में जाता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट और कोबाल्ट की बॉन्डिंग में जाता है। एक बॉन्ड कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच का में बनता है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन उस बॉन्डिंग में जाता है। बाकी सब जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग बनती है उनके लिए एक एक ऑर्बिटल खाली होना जरूरी है। एक एक ऑर्बिटल, एक एक जो उसके अंदर लोन पेयर डोनेट करता है उसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो हमारा कोबाल्ट की बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं कर रहा है, डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये कोबाल्ट बॉन्डिंग में बॉन्ड पेयर में आ गया है, ये फ्री नहीं है। और हाँ, इसके अंदर अपोजिट स्पिन के अंदर ये रहता है, ये भी एक वजह हो जाती है कि अपोजिट स्पिन के अंदर रहने की वजह से ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, तो इस अप्रोच से था। अब यहां से हम इसको देख लेते हैं कि इसके पेयर कैसे बनेंगे, वहीं से हम हाइब्रिडाइजेशन भी देखते हैं इसकी। तो हम एक बार देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, जब हम इसके स्ट्रक्चर चेक करते हैं, दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स जो उसके बनते हैं, एक बनता है हमारे पास ब्रिज्ड स्ट्रक्चर और एक बनता है हमारे पास अनब्रिज्ड स्ट्रक्चर। तो अनब्रिज्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जो कोबाल्ट होता है वो एक कोबाल्ट के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना के बैठा होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स यूज हुए होंगे ये अनपेड ऑर्बिटल्स से, जो हमने बीबीटी में बात की थी कि एक एक ऐसा अनपेड ऑर्बिटल इसमें बचा हुआ था, तो वहां से बॉन्डिंग बनती है। नाउ यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 8 कार्बोनिल है, 8 कार्बोनिल के ग्रुप है, तो 4 इस कोबाल्ट के साथ जुड़ेंगे और 4 इस कोबाल्ट के साथ जुड़ेंगे। और ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि एक लोन पेयर का डोनेशन होता है, एक लोन पेयर डोनेट होता है, मतलब एक पेयर डोनेट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, तो 2 यहां से होंगे, 2 यहां से होंगे, 2 यहां से होंगे, 2 यहां से होंगे। तो इसमें जब हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, तो 4 इससे अटैच होते हैं और 4 ही इससे अटैच होते हैं। चार कार्बोनिल ग्रुप इससे अटैच हो गए और 4 ही इससे अटैच हो गए, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है अनब्रिज्ड स्ट्रक्चर में। अब इसका ही एक आइसोमर है जो कि ब्रिज्ड स्ट्रक्चर है, उसको जब हम देखते हैं तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, कोबाल्ट का बॉन्ड बनता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो था उसका एक बॉन्ड बनता है, कोबाल्ट लिंक होता है, एंड यहां पे जो लिंक हो जाता है, किससे लिंक हो जाता है, दोनों 2 कार्बोनिल कंपाउंड से ये लिंक हो जाते हैं ऐसे करके। नाउ एक कार्बोनिल कंपाउंड यहां हो गया, एक कार्बोनिल कंपाउंड यहां हो गया। नाउ यहां पे जो ये लिंक हो गया, अब इसके अंदर क्या है, एक ये कोबाल्ट है, एक ये कोबाल्ट है, 2 यूज हो चुके हैं, तो इसके साथ भी 3 कनेक्टेड होते हैं, इसके साथ भी 3 कोबाल्ट के ग्रुप कनेक्टेड होते हैं और इसके साथ भी 3 कोबाल्ट के ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। और यहां पे ये जो 6 हमें दिख रहा है, ये 6 लोन पेयर डोनेट होते हैं। तो यहां पे हम इसको बना लेते हैं, ये हमारे पास कार्बोनिल के ग्रुप हैं,
एक गाइस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि ये CO क्या है और ये CO क्या है। इसके अंदर ये जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट है, और ये जो CO है ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जो कि लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ब्रिज्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये ब्रिज्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये नॉन ब्रिज्ड कह सकते हैं, अनब्रिज्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये दो इसके आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 लोन पेयर होते हैं, तो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 लोन पेयर चाहिए होते हैं, मतलब सॉरी 1 लोन पेयर चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 6 लोन पेयर्स हैं, तो 6 ऑर्बिट्स चाहिए होते हैं। तो 6 ऑर्बिट्स के लिए हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो क्या हो जाएगी, D2sp3। तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है ब्रिज्ड वाला। ये हमारे पास इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है, अनब्रिज्ड वाला। तो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच हमने इसमें देखी थी कि फ्री कोबाल्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, 27 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। देन हम इसके अंदर एक कोबाल्ट की देखते हैं, देन हम सेकंड कोबाल्ट की देखते हैं, दोनों के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा होता है, दोनों के अंदर बॉन्डिंग बनती है, तो वो कोबाल्ट की बॉन्डिंग में यूज हो जाता है। देन अनब्रिज्ड के अंदर एक के साथ 4 होते हैं और इसके अंदर एक के साथ 6 हो जाते हैं। तो यही था इसका क्वेश्चन ओवरऑल। नाउ अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलते हैं, give any 2 evidences of synergic bonding model for metal carbonyls। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है और मेटल कार्बोनिल्स के अंदर ये कैसे यूज होती है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होती है उसको ही बैक बॉन्डिंग बोला जाता है, कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक बैक बॉन्डिंग बन जाती है। तो उस बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है कार्बन के और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स पे, तो उसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो जो बैक बॉन्डिंग होती है हमारी, वो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवा रखी है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमने पढ़ना होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में। या इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो जब एक कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारे पास, ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, मेटल के साथ। तो यहां पे जो इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो खाली होते हैं, किसके, कार्बोनिल ग्रुप के। यहां पे जो मेटल होता है हमारे पास, यहां पे जो हमारे पास मेटल होता है, इसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं, भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मान लो इसमें हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको जब हम भरते हैं तो 4s2 भरे जाते हैं, 4s2 भरे जाते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो ये एक जो हमारे पास पेयर्ड है और ये भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके इसके पास डी के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर, डी के अंदर फुलफिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो ये जो होता है इसके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये डी ऑर्बिटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना शुरू कर देते हैं। कहां, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसके जो डी होते हैं वो इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर करना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। अब इसके अंदर जब हो जाता है बॉन्डिंग बनना, तो यहाँ पे बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, अब यहाँ पे हमने एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं। अब जब एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा और ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। तो जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो एक तो ये प्रूफ हो सकता है, एक तो ये एविडेंस हो सकता है कि भैया इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जब हम चेक करेंगे नॉर्मल जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके अंदर CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उसको जब हम चेक करेंगे तो यहां से अगर डबल बॉन्डिंग कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है तो यहां से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, हल्की सी इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो वीक हो गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर में चला गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड था, इससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर में चला गया, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। तो एक तो एविडेंस हमारा ये हो जाता है। दूसरा एविडेंस इसके अंदर क्या होता है, हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ले लेते हैं कि इसके अंदर जब हम IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर IR रेज जब इसके अंदर डालते हैं, इंफ्रारेड रेज जब हम इसके अंदर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में देखना पड़ेगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती क्या है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है, वो इसके अंदर अगर इसका जो बॉन्ड होता है ये अगर स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड लेंथ अगर इसकी कम होती है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है,
ज्यादा होती है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहाँ पे जो इनिशियल कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बन का और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है वो जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और वो वीक कब हो जाता है? जब ये बैक बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है, जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है, जब इसके अंदर मेटल के साथ ये ज्वाइन होना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से ये कितने सारे प्रूफ हो गए। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, हम इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं, हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात कर सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि भैया एंटी बॉन्डिंग के अंदर इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो पहला आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर दोगे कि भैया सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। ये डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर दोगे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, किसके? मेटल के, जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें जब आप एविडेंस लिखोगे तो आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लिख सकते हो कि भाई जब इंफ्रारेड रेज हम डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो गई है इनकी, क्योंकि इंक्रीज तो कब थी? जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, इनिशियल था। सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद डिक्रीज होगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ये डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा हम क्या लिख सकते हैं भैया? बॉन्ड ऑर्डर का लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो इसको एक्सप्लेन करके कि भैया बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के अंदर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के अंदर बढ़ रहे हैं क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग आ रही है। तो इसका एविडेंस क्या हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा हम लिख सकते हैं भैया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनिशियली जो कार्बोनिल उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बाद में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे आप बहुत सारे जो होते हैं वो क्या लिख सकते हैं? प्रूफ लिख सकते हैं। तो यही थे हमारे दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं 5th और 6th क्वेश्चन की। तो गाइस अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेक नहीं किए तो आप उनको चेक करके आइए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके और लास्ट ईयर का पेपर करके आप चले जाएंगे तो आप मोर देन इनफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।